नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस ने नया नगर इलाके से संदिग्ध बांग्लादेशियों को उठाया, उनसे पूछताछ की और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंप दिया और बीएसएफ ने भी एक्शन लेते हुए उन्हें तुरंत बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का शिकार एक ऐसा दंपत्ति भी हो गया जो कि भारतीय था और उसके बाद सभी तरह के वैध दस्तावेज मौजूद थे। ऐसे में हमारे सातों सवाल बांग्लादेशियों की घुसपैठ के दौरान हुई इस गलती से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यही है कि भारतीय पति पत्नी को जबरन बांग्लादेश आखिर क्यों भेजा गया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले मंडल दंपति ने अपनी पहचान के सारे सबूत पुलिस को दिखाए, लेकिन पुलिस ने उन दस्तावेजों को गौर करने की जगह उन्हें सीधा बांग्लादेश का रास्ता दिखा दिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बागदा थाने का ये हरिहरपुर गांव है। इस गांव के एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं फजर मंडल और उनकी पत्नी तस्लीमा मंडल। फजर और तस्लीमा रोजी रोटी की तलाश के लिए मुंबई गए थे, लेकिन 9 जून को उनकी जिंदगी में ऐसे तूफान ने दस्तक दी जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। फजर और तस्लीमा मुंबई के एक उपनगरीय इलाके में 9 जून की रात गहरी नींद में सोए हुए थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो सामने पुलिस मिली। पुलिस ने उन्हें अपने अधिकारी से मिलने चलने को कहा। मंडल दंपति बिना सवाल किए उनके पीछे चल पड़े, लेकिन पुलिस की वैन में बैठने के साथ ही उन्हें एहसास हो गया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग रात को घूम के आके सोए। रात को 2 बजे आए उधर का पुलिस वाले, नया नगर वाले आके हम लोग को उठाया है उधर से। सब बोल रहे चलो उधर हम लोग का बड़ा साहब आया है, उनसे थोड़ा मिल लो, मतलब बुलाया हम लोगों को। हम लोग गए उधर, तो जाने के बाद उन्होंने क्या बोला, चलो वैन में बैठो सब, जो पुलिस बास बोलते उसको, वो उसमें बैठने के लिए बोला है। तो हम लोग सब बैठ गए। बोला खाली आधार कार्ड ले लो। खाली आधार कार्ड लिया, फिर उधर जाके सब मांग रहे और आधार कार्ड, रेशन कार्ड सब दो हम लोग को। तो हम लोग ने सब कुछ दिखाया। तस्लीमा और फजर के साथ कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया था और उन पर बांग्लादेशी होने का शक जताया जा रहा था। अधिकारी के पास पहुंचने के बाद दोनों से उनके पहचान पत्र मांगे गए। दोनों ने अपने अपने वैध दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए, लेकिन इसके बाद कुछ अन्य लोगों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन फजर और तस्लीमा को पुलिस ने छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरे मम्मी पापा को भी उठाया था तो उनको भी छोड़ दिया। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को पकड़ लिया उन लोग ने। क्यों? वो कुछ नहीं बोला, ऐसे ही हम लोग को पकड़ के रखा है। खाली ऐसे पकड़ के रखा है। हम लोग को 6 जन को पकड़ के अलग से रखा था। तो हम लोग को उन लोग को जब छोड़ने का टाइम आया ना, तो उन लोग को एक फैमिली को छोड़ दिया, बस हम लोग को दोनों का और 4 जन का फैमिली था, उन लोग को पकड़ के रखा था। फजर और तस्लीमा ने अधिकारियों को लाख समझाने की कोशिश की। वो घुसपैठिए नहीं है, बल्कि वो इस देश के नागरिक हैं और उनके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड समेत सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और उनको बीएसएफ के हवाले कर दिया। 9 तारीख नाइट को उठाया है, तो 10 तारीख हो गया सुबह के। उधर से मतलब ऐसा ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। फिर उधर से लेके गया टिम्बर हॉस्पिटल, मेडिकल किया। उधर से फिर बोल रहे हैं दूसरा जगह पे जाना है। उधर से जो बीएसएफ का बस होता है ना, वो बस पे उठा है, लेके गया। बीएसएफ को सौंपे जाने के बाद इनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय की शुरुआत हुई। इन्हें मुंबई से बागडोगरा विमान से लाया गया और आधी रात को रायगंज बॉर्डर के रास्ते जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया। जब मंडल दंपति ने इसका विरोध किया तो उन्हें गोली मार देने की धमकी दी गई। इधर से हम लोग को सबको बिठाया, मतलब बांग्लादेशी लोग को भी बिठाया हम लोग के साथ। बागडोगरा के जो आसपास जो बॉर्डर है, उत्तर दिनाजपुर जो है, उधर हम लोग को रात को 1 बजे उधर लाके हम लोग को छोड़ दिया। गेट खोल के मतलब इतना खोला है जिससे 2-3 आदमी आराम से जा सकते हैं। ऐसा खोल के हम लोग को निकाल दिया बाहर। बोल रहा है नहीं जाओगे ना तो मेरे हस्बैंड को बंदूक से डरा के फिर हम लोग को भेज दिया है। मंडल दंपति का बांग्लादेश में न कोई संबंधी है और न ही कोई जान पहचान वाला। ऐसे में ये दोनों अनजान देश और अनजान जगह में छोड़ दिए गए। इस दौरान मंडल दंपति बिल्कुल असहाय थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दूसरे देश में किससे मदद की गुहार लगाएं। बांग्लादेश की सीमा के अंदर दोनों को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने रोक लिया। मुसीबत में घिरे मंडल दंपति ने इसके बाद किसी तरह से अपने परिवार को बांग्लादेश में होने की जानकारी फोन पर दी, जिसके बाद इनके घर वालों की तरफ से स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पूरा घूम के दक्षिण उत्तर दिनाजपुर उधर उतर के रात
1 बजे तक बोल रहे तुम सब बांग्लादेश का आदमी हो, इसलिए वैसा करके भेज दिया। मेरा मम्मी पापा सब डॉक्यूमेंट्स लेके थाना पे गया था, थाना से लेके पूरा मीडिया तक पूरा हो गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मंडल के सभी दस्तावेजों की पुष्टि कराई, स्थानीय लोगों से बात की और मंडल दंपति के नागरिकता के सारे सबूत बीएसएफ को सौंपे और उसके बाद बीएसएफ और बीजीबी के बीच इस मामले को लेकर फ्लैग मीटिंग हुई और 2 दिन बांग्लादेश में बिताने के बाद उनकी घर वापसी हो सकी। उसका साथ मैं कंपनी कमांडर कैलाडंगी बीओपी उधर गया, बीएसएफ के उधर कंपनी कमांडर से बात हुआ। उसका बाद साल हुआ, फ्लैग मीटिंग था 6:30 बजे, 8:30 बजे भटल थाना में पहुंच दिया। उसका बाद रात में हमारा इधर आया, बागदा थाना में गाड़ी भेजा। इस गंभीर संकट के बाद फजर दंपति अपने देश वापस आ चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उनके बांग्लादेश में बिताए हुए पलों का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। काम की तलाश में निकले फजर और तस्लीमा महाराष्ट्र में अपने पहचान को ही खो दिया। उन्हें अवैध तौर पर भारत में घुसे बांग्लादेशी करार देते हुए उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया, तब जब उनके पास वैध वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज थे। आज तस्लीमा और फजर घर वापस आ चुके हैं, लेकिन उनके मन में ये डर आज भी बैठा हुआ है कि आगे जाकर किसी और राज्य में काम करते हुए उन्हें इस पीड़ा का तो सामना दोबारा नहीं करना होगा। मंडल दंपति काम की तलाश में फिर से दूसरे राज्यों का रुख करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं फिर से उनके साथ ऐसी घटना न हो जाए। तापस्तेन गुप्ता, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, गुड न्यूज टुडे। अनजान जगह, अनजान देश और पूरी तरह से असहाय बांग्लादेश पहुंचे मंडल दंपति के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने की जगह अपनी पहचान की लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो आपके सामने रखते हैं कि बांग्लादेश से कैसे वापस लौटा भारतीय दंपति। बांग्लादेश में 2 दिनों तक भारत लौटने के लिए दंपति संघर्ष करता रहा। आखिरकार बीएसएफ, बीजीबी और स्थानीय पुलिस की मदद से उनको भारत लाया जा सका। भारतीय नागरिकता को साबित करने वाले सभी पहचान पत्र मंडल दंपति के पास हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो या फिर राशन कार्ड। लेकिन इतने पहचान पत्र पर भी मुंबई पुलिस को ये यकीन नहीं दिला सके कि ये दंपति बांग्लादेशी नहीं बल्कि भारतीय हैं। लेकिन इन दस्तावेजों के बावजूद बांग्लादेश ने मंडल दंपति की वापसी सुनिश्चित कराई। दरअसल जब फजर और तस्लीमा के बांग्लादेश पहुंचने की जानकारी उनके घर वालों को मिली तो वो हैरान रह गए। आनन फानन में उन्होंने इस मामले की गुहार स्थानीय पुलिस से लगाई। पुलिस तत्काल एक्शन में आई और उन्होंने फजर और तस्मीला को वापस लाने की मुहिम शुरू की। तस्लीमा और फजर को जब बीजीबी पूछताछ कर रही थी तो उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेज को देखा और उसे वेरीफाई करने की कोशिश की। और इसी बीच फजर ने कहा कि बीजीबी को वो अपने घर वालों से बात करना चाहते, कुछ और दस्तावेज है जो वो दिखाना चाहते। तो फिर बीजीबी ने व्हाट्सएप कॉल पर घर वालों से संपर्क किया। घर वालों ने बताया कि वो भारतीय हैं, यहाँ तक कि उनके पिता माता दोनों ही भारतीय हैं और तस्लीमा के पिता माता भी भारतीय हैं। और उसके बाद और सारे दस्तावेज भेजा गया और उस दस्तावेज देखने के बाद बीजीबी ने बाकायदा बीएसएफ को ये इत्तला किया कि ये 2 शख्स जो हैं ये भारतीय हैं और ये बांग्लादेशी नहीं हैं। पश्चिम बंगाल ने सबसे पहले इन दोनों के दस्तावेजों की जांच की, इनके पहचान की पुष्टि की, इनके गांव वालों से बात की। गांव वालों ने मंडल परिवार के यहां सालों से रहने की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तेजी से कदम आगे बढ़ाया। पहचान की पुष्टि के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीएसएफ से संपर्क किया। हम लोगों ने स्विफ्टली काफ़ी एक डिटेल्ड थॉरो इंक्वायरी करवाया। उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो हम लोगों ने कलेक्ट किए। वेरीफाई करने के बाद में जो कंसर्न्ड बीएसएफ बटालियन है जहाँ से उनको भेजा गया था, उनके पास भी ये सूचना थी कि 2 जो इस तरह के भारतीय निवासी हैं वो लोग वहाँ पर हैं। तो उनके बारे में एक फ्लैग मीटिंग ऑलरेडी हो चुका था, बट चूँकि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। शाम में अगले दिन 16 तारीख में एक बीएसएफ और बीजीबी के साथ भी फ्लैग मीटिंग हुआ, जिसमें इन दोनों लोगों को, जिसमें फजर मंडल और उनकी वाइफ
दोनों को वेस्ट बंगाल पुलिस को हैंड ओवर किया और फिर उसके बाद सीधे हम पुलिस की गाड़ी भेज करके उन लोगों को बागदा जो उनका जो निवास है स्थल वहाँ पर लेके आया गया। बीएसएफ के साथ बीजीबी ने भी मामले में सक्रियता दिखाई। दोनों तरफ से मंडल दंपति की पहचान की पुष्टि की गई। इसके बाद दोनों तरफ से एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में बीजीबी ने बीएसएफ को फजर और तस्लीमा को सौंप दिया। तो हमारा तो बहुत खराब लगा, बांग्लादेश गया, वो घर आएगा कि नहीं आएगा, बांग्लादेश मार के फेंक देगा। बहुत टेंशन में था गांव वाला पूरा आदमी, हम लोग में बहुत टेंशन में था। उधर आएगा कि घर में आ सकते हैं कि नहीं सकते, बहुत मुश्किल में था हम लोग। तो अभी आप लोग खुश हैं? अभी घर में आया, अभी खुश है। बॉर्डर से बागदा पुलिस इन दोनों को वापस लेकर इनके गांव पहुंची। इनके वापस गांव लौटने पर मंडल के परिवार वालों के साथ साथ पूरे गांव ने राहत की सांस ली। मुंबई नहीं जाएंगे तो दूसरे जगह पे तो जाऊंगी, इसलिए एक कार्ड चाहिए मेरे को, सबको। मेरे को तो थोड़ी एक लगेगा, सबको चाहिएगा। कैसा कार्ड? जैसा इंडिया नागरिक प्रूफ है वैसा ही। आधार तो है तुम्हारे पास? आधार कार्ड तो मानता ही नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड भी मानता नहीं है, तो दूसरा कार्ड चाहिए। समय पर स्थानीय पुलिस और बीएसएफ की सक्रियता से मंडल दंपत्ति वापस तो लौट आए, लेकिन बांग्लादेश में 2 दिनों तक असहाय और खौफ के साथ बिताए हुए पलों का दर्द उनके चेहरे पर आज भी महसूस किया जा सकता है। बीएसएफ से बातचीत करने के बाद एक फ्लैग मीटिंग का बंदोबस्त किया गया और फ्लैग मीटिंग के द्वारा एक दूसरे से बात करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद दोबारा इन दोनों को भारत वापस लाया गया। और इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि दस्तावेज सही होने के बावजूद भी किस तरीके से इन्हें भारत से बांग्लादेश जबरन भेजा गया। देश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। लेकिन इस सख्ती के दौरान कुछ भारतीयों को भी बांग्लादेश भेज दिया गया। ऐसे में जरूरी है कि इस अभियान के दौरान थोड़ी सतर्कता बरती जाए, जिससे इस तरह के मामले दोबारा सामने न आ सके। तापस सेन गुप्ता, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, गुड न्यूज टुडे। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिसमें ठाणे में काम करने वाले बंगाल के मजदूरों को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस के एक्शन के बाद इन लोगों को वापस लाया गया। तो तीसरा सवाल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और तीसरा सवाल आपके सामने रखते हैं कि बिना पुख्ता जांच के और भी भारतीय बांग्लादेश भेजे गए हैं। इन सभी लोगों ने पुलिस को भारत के अपने सभी वैध दस्तावेज दिखाए, लेकिन पुलिस ने इसके बाद भी उनको वापस भेज दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता, सुनिए। इनका जो दस्तावेज था वो एकदम एक्यूरेट दस्तावेज था और वो कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई नकली या फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं था। उसमें आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वोटर कार्ड था, बर्थ सर्टिफिकेट भी भेजा गया था। तो उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस चीज को नहीं माना और नहीं मानकर इन लोगों को गिरफ्त में लिया। लेने के बाद इन्हें बीएसएफ को हैंडओवर किया गया। हालांकि जो प्रोटोकॉल कहता है कि जब ऐसे किसी लोगों को अगर एप्रीहेंड किया जाता है तो इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है लोकल कोर्ट में, फिर ट्रांजिट रिमांड के बाद इन्हें भेजा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुरंत इन्हें बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया गया और बीएसएफ को हैंडओवर करने के बाद बीएसएफ ने सीधा इन्हें दूसरे छोर पर बांग्लादेश भेज दिया और बांग्लादेश में फिर क्रॉस वेरीफाई करने के बाद फिर इन्हें वापस भारत भेज दिया गया। ये सभी मामले महाराष्ट्र के हैं, जहां पुलिस अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है। लेकिन इस पूरे अभियान में बांग्लादेशियों के साथ साथ कुछ भारतीयों को भी जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी के इर्द गिर्द है, वो ये है कि महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता। चाहे वो थाने पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस हो, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जो प्रोटोकॉल, अगर वो बांग्लादेशी होते भी, अगर उन्हें एप्रीहेंड किया गया था तो उन्हें लोकल कोर्ट में पेशी होना चाहिए था। पेशी होने के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड में भेजना चाहिए था। राज्य सरकार को बताना चाहिए था, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इस चीज में फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो पश्चिम बंगाल सरकार को बताया जाना जरूरी था। उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं या जहां वो पैदा हुए हैं, जहां उनके घर वाले रहते हैं, उस लोकल थाने को पहले बताया जाता है। बताए जाने के बाद वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। उसके बाद अगर ऐसा कुछ लगता है
तब हैंडओवर प्रोसेस होता है। और इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस रहता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो विदेश मंत्रक है वो भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद जब सारे प्रोसीजर्स खत्म होता है तब जाकर इन ऐसे लोग जो इलीगल इमिग्रेंट हैं इन्हें दूसरे छोर पे भेजा जाता है, चाहे वो लीगल भारत के नागरिक हो, वैध नागरिक हो, या अवैध तौर पे भारत में आकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर वो भारत में रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। इसी अभियान में अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान होने के साथ कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकते हैं। तो पांचवां सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि फर्जी पहचान पत्र के आधार पर देश में कैसे ठिकाना बना रहे हैं ये घुसपैठिए। सूरत और बरेली में पुलिस ने जब घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से यहां आधार और वोटर कार्ड जैसे पहचान पत्र बनवा लिए और वो बेखौफ तरीके से यहां पर रह रहे हैं। देश भर में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बड़े स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सभी जिलों में दिन और रात पुलिस एक्टिव है। खासकर उन इलाकों में घर घर जाकर जांच की जा रही है जहां संदिग्ध होने की आशंका है। गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। डायमंड सिटी सूरत में पुलिस ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की है। पुलिस के मुताबिक यहां उन्होंने 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया है। सूरत से अकेले 200 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी को हमने डिपोर्ट किया है, डिपोर्ट करने का प्रोसीजर किया है। जो भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बोगस हैं, जिन्होंने गलत तरीके से भारत सरकार के या अलग अलग स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। ये सभी यहाँ कई वर्षों से अवैध तरीके से रह रहे थे। ये यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। खास बात यह है कि इन्होंने यहाँ पर फर्जी तरीके से अपने अवैध दस्तावेज तक तैयार कर लिए थे। अब पुलिस इन बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर रही है। 119 लोगों को रोक कर रखा है और उनके ऊपर इलीगल तरीके से जो इंडिया में आए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और हमारा अभी टारगेट है कि हम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो गैर कायदेसर तरीके से इंडिया में प्रवेश किए हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का प्रोसीजर करें। गुजरात ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बड़ा खुलासा यूपी के बरेली से हुआ है। यहाँ जांच में पुलिस को जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। बरेली में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर रही पुलिस को पता चला कि यहाँ करीब 775 लोग अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। इनमें से बरेली में 45 घुसपैठियों की पहचान की गई है। इन लोगों में से एक पाकिस्तान की महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने फर्जी तरीके से भारतीय पहचान पत्र भी हासिल कर लिए थे। जनपद बरेली में शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने 15 दिन का एक अभियान चलाया था, जिसमें हमारे जो 28 थाना क्षेत्र हैं, सभी थाना क्षेत्रों में एक एक टीम का गठन किया गया, जो सिविल पुलिस है उसकी टीम का और LIU की टीम का। और इनके द्वारा जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग का अभियान चलाया गया। जो भी रेलवे स्टेशन के या रेलवे की पटरी के आसपास या कहीं कैंप लगा के रह रहे हैं, टेंट लगा के रह रहे हैं, या बाहर के लोग हैं जो बातचीत से या उनसे उनका पता करने पे बाहर के दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों का सत्यापन के लिए बताया गया। कुल 8313 लोग ऐसे थे जिनको पुलिस की इन अलग अलग टीमों के द्वारा चेक किया गया, इनसे बातचीत की गई और इनमें से 501 व्यक्ति ऐसे निकले जो इन टीमों को संदिग्ध प्रतीत हुए। बरेली में पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चला रही है, जिसमें संदिग्ध लोगों के खिलाफ एक टीम विस्तृत जांच कर रही है और तलाश उन इलाकों तक की जा रही है जहां ये लोग अपने आप को मूल निवासी बता रहे हैं। 501 में से लगभग 400 के आसपास लोगों का सत्यापन होकर आ चुका है। टोटल 8 केसेस हमारे पास अभी डाउटफुल निकले हैं, जिनके सत्यापन में हम लोगों को जो चीजें इन्होंने क्लेम की थी वो चीजें नहीं पाई गई। इनको अभी हम लोग एम्बेसी से भी वेरीफाई कराएंगे। जो MHA की प्रक्रिया है कि एम्बेसी से कंफर्म किया जाए कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं।
इनके एड्रेस पे भी अभी दोबारा से एक बार वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि कहीं कोई अगर कमी रह गई है तो उसको भी पूरा कर लिया जाए। बरेली के अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीमें दिन रात छानबीन में जुटी हैं। जगह जगह छापेमारी करके संदिग्धों की पहचान की जा रही है। पूरी तरीके से अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी या ऐसे लोग जो रह रहे हैं काफी समय से, जिनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, उनको लेकर अब पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और वो एक स्पेशल ड्राइव के तहत इन बांग्लादेशियों का चेकिंग की जा रही है। जमीनी हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से होते हैं। देखिए ये जो है महिला, इनका भी चेक हो रहा है। कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है? कल्पना देवी। कहाँ की रहने वाली? पटना के। यहाँ कब से रह रही? ऐसा हो गया 5-7 साल हो गया हमको। कबाड़ा बिनता बालक। ये चेक कर रही पुलिस को, कुछ दिखाया तुमने अपना? कागज हुआ सब दिखाया हमने। अबे भैया लोग 2 बार लिख के ले गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान संदिग्धों के फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंची है जो लोग इन लोगों की फर्जी आधार कार्ड बनाने में मदद करते हैं। इन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए हैं, उनको भी एक ये रिवर्स वेरिफिकेशन उन लोगों का कराया जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो इसमें अभी हम लोगों को वेरिफिकेशन करने में और आगे इसकी प्रोसीडिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी थानावार टीमें बना के उसको भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो दोनों तरीके से चेक हो जाएगा। हम व्यक्तियों को भी चेक कर रहे हैं कि कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी उसमें तो नहीं है, और हम लोग जो है, हम लोगों को आधार कार्ड जो बनाने वाले या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले लोग हैं, इनके पास जो लैपटॉप और पेन ड्राइव मिली हैं, उनमें जो सूचियां हम लोग को उपलब्ध हुई हैं, उनसे भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन ये प्रोसीजर अभी चल रहा है, ये अभियान हमारा अभी चल रहा है। दरअसल घुसपैठ से केवल सुरक्षा का ही नहीं बल्कि डेमोग्राफी के बदलने का भी बड़ा खतरा है। असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के खतरे की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती समय की मांग है। सूरत से संजय राठौर के साथ बरेली से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। घुसपैठियों की पहचान के लिए दिन रात पुलिस का एक्शन जारी है। बरेली में पुलिस रात में भी अभियान चला रही है। रात में सड़क के किनारे रहे लोगों के पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। हमारा छठा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो ये है कि घुसपैठियों की पहचान करने के लिए क्या कर रही है पुलिस। बरेली से पुलिस के अभियान को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए पुलिस पूरी तरीके से ड्राइव चला रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देर रात और दिन पूरे टाइम इस तरीके की ड्राइव चलाई जाती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो रहने वाले हैं वो कहाँ के हैं, आखिर वो भारत की नागरिकता है उनके पास कि नहीं है, क्या वो रोहिंग्या हैं या वो बांग्लादेशी हैं, इस तरीके की। क्योंकि ज्यादातर जो सड़कों के किनारे जो कि झोपड़ी डाल के रहते हैं, पुलिस अब उनको आइडेंटिफाई कर रही है, उनसे उनका रिकॉर्ड पूछ रही है कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये स्पेशल ड्राइव चल रही है जिसमें साफ तौर से उन लोगों का आधार कार्ड चेक किया जाता है। आधार कार्ड में उनके साथ जो है उनका नाम, पता, एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा नोट किया जाता है और नोट करने के बाद जो है ये सीधे शासन को भेजा जाता है एक तरीके से। देश के सीमावर्ती राज्यों बंगाल और असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या केवल सुरक्षा के लिए ही खतरा नहीं बन रहे बल्कि ये इलाके की डेमोग्राफी में बदलाव भी कर रहे हैं जो भविष्य में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तो सातवां और अंतिम सवाल इसी पर आधारित है और वो आपके सामने रखते हैं कि देश के सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहे हैं ये तमाम घुसपैठिए। इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व IPS ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी। घुसपैठियों की समस्या अगर देखा जाए तो भारत में बहुत ही विषम है और विषम होती भी जा रही है। इसका कारण क्या है? 15,000 किलोमीटर लगभग हमारी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है और भारत एक ऐसी जगह जो इन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा दृढ़ संकल्प हो जाएं, हमारे राजनेता, हमारे राजनीतिज्ञ और जो अन्य पार्टी के भी लोग हैं, हमारे अधिकारी तंत्र, सारे लोग एक साथ एकजुट होकर के अगर थोड़ा मजबूती से निर्णय ले लेंगे तो कोई ऐसा बहुत कठिन काम नहीं है। हमारे यहाँ लेखपाल, पुलिस, सिपाही, दरोगा इन्हें चिन्हित कर देंगे और निकाल के बाहर करेंगे। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इनमें सबसे बड़ी बात, तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बना रखा होगा आधार कार्ड, राशन कार्ड बना लिया होगा और पासपोर्ट बना लिया होगा, DL बनवा लिया होगा। इनकी गहराई से जांच की जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारा का सारा भारत के नागरिक का हिस्सा लूट रहे हैं और इन्हें चिन्हीकरण के निकालना ज़रूरी है।
और इससे हमारी देश की जो हमारे मूल जनता जिसका हिस्सा ये लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उस पर चिन्हीकरण से निकाल के बाहर। तो चलिए 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए JNT के साथ। नमस्कार।